ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या है कि लेट xn बी अ रियल सीक्वेंस, इसी में एक चीज और तुम डाल लो, ठीक है, ऑर्डर प्रिजर्व्स, ऑर्डर प्रिजर्व्स मतलब सब सीक्वेंस में ऑर्डर प्रिजर्व होनी चाहिए, ऑर्डर नहीं गड़बड़ कर देना। मतलब सीक्वेंस का ऑर्डर मतलब ये होता है, जैसे मान लो टर्म है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। लेट एक्सन बी अ रियल सीक्वेंस, ठीक है, एक्सन बी अ रियल सीक्वेंस। अब हमने कोई सीक्वेंस उठा लिया, तो यहाँ पर क्या करना है, जो तुम सब सीक्वेंस क्रिएट करोगे उसमें क्या करोगे, n1 n2 एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, स्टिकली इंक्रीजिंग। ये भी नहीं कि पहले आपने थर्ड टर्म उठाया, फोर्थ टर्म उठाया और फिर आके रिवर्स आके सेकंड टर्म उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता, स्टिकली इंक्रीजिंग। तो n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3 इज ग्रेटर देन n4 इज ग्रेटर देन nk, ठीक है, इस स्टिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्टिकली इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है। तो इसका जो सीक्वेंस हम बनाएंगे, इससे जो हम सीक्वेंस जनरेट करेंगे तो क्या होगा, xn1, ठीक है, xn2, xn3, xn4, ठीक है, एंड जो भी है, बस समझा नहीं आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, इस सीक्वेंस को हम नाम देंगे xn के सीक्वेंस नाम देंगे, और ये जो सीक्वेंस होगा इसको बोलेंगे सब सीक्वेंस, इज अ सब सीक्वेंस ऑफ xn। समझा रहा है, एकदम सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि कोई सीक्वेंस मान लो मेरे पास दिया गया है, तो इसने कहा कि आप टर्म को ध्यान देना, ठीक है, उनके ऑर्डर को ध्यान देना। पता चला है कि आप ऐसे जा रहे हो, मान लो हमने कोई सीक्वेंस उठाया, अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं करते हो ध्यान देना। अगर मान लो हमने कोई सीक्वेंस उठाया, मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, सिंपल, हमने अभी इसकी बात की है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने सब सीक्वेंस उठाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने सब सीक्वेंस उठाना स्टार्ट किया कुछ ऐसे, तो अब इसका सब सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, ये एक्सन है मेरे पास और इसका सब सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, तो एक्सन एन के लिख रहे हैं। चलो आप ऐसा करते हैं कि इसका सब सीक्वेंस में आप ऐसा लिखते हैं कि पहले लिख दिया आपने 3, फिर लिख दिया आपने 5, फिर लिख दिया आपने 7, फिर लिख दिया आपने 1, फिर लिख दिया आपने 8 एंड सो ऑन। तो ये गलत हो जाएगा। आपने 3 उठाया तो 3 के बाद अब 4 आ सकता था, 5 ले सकते थे, 7 ले सकते थे, 6 ले सकते थे, 8, मतलब इस तरह से ले सकते, एक सीक्वेंस में ले सकते, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर टर्म में ले सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, 3 उठाया, फिर 5 उठाया, फिर 7 उठाया और फिर 1, मतलब रिवर्स पीछे आ गए हैं, जो कि इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो हम इस बात पे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। क्यों, ये टर्म हमारा गड़बड़ कर रहा है। अगर ये टर्म मैं हटा दूं तो अब है ये, क्या है ये, हाँ बिल्कुल ये है, ये सब सीक्वेंस है, बट पहले सब सीक्वेंस नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब जैसे हमने नेक्स्ट, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं क्या, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, तो प्राइम नंबर सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है, 11 बनेगा एंड सो ऑन। ये भी क्या होगा, इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। अगर हम इसमें इवन नंबर लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये भी क्या होगा, इज अ सब सीक्वेंस। अगर हम इसमें और लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये क्या होगा, इज अ सब सीक्वेंस, ठीक है। और अगर हम इसमें ले लेते हैं, और बताइए क्या सीक्वेंस ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं 1, फिर ऐसा ले सकते हैं 5 10 15, ठीक है, 20 एंड सो ऑन, ये क्या है, इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। ये सारे सब सीक्वेंस है, ये भी एक 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 सब सीक्वेंस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब सीक्वेंस रियलिटी में क्या होता है। तो अच्छा, मैं अगर इसका एम टेल सीक्वेंस लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एम टेल सीक्वेंस लेता हूँ, ठीक है, तो एम टेल सीक्वेंस, चलो हमने एम में रख लिए 4 टेल सीक्वेंस, तो 4 तक गिनती नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो बताओ क्या ये जो सीक्वेंस बना, इस सीक्वेंस को क्या मैं सब सीक्वेंस नाम दे सकता हूँ,
क्या ये जो सीक्वेंस बना है क्या मैं इसको सब सीक्वेंस नाम दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। इसका मतलब जो एम टेल सीक्वेंस हुआ वो भी स्पेशल टाइप का एक सब सीक्वेंस होता है ना? वो सब सीक्वेंस का क्या है? स्पेशल टाइप होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एम टेल सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो एम टेल सीक्वेंस भी क्या है? एक सब सीक्वेंस होता है। जितने भी एम टेल सीक्वेंस तुम बना रहे हो सारे क्या होते हैं? एक सब सीक्वेंस होते हैं। कोई डाउट हो बताओ? समझ में आ गया? इसको नोट कर लो बेटा। तो एक पॉइंट इससे निकल गया है। क्या निकल गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एम टेल सीक्वेंस है, तो मैं बोलता हूँ एवरी एम टेल सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज सब सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, जो भी है सब सीक्वेंस, बट every subsequence of sequence xn is not mtel sequence, because मैं इसको mtel sequence बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको mtel sequence बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको mtel sequence बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो हमने ये कह दिया कि every tel sequence is a subsequence, है ना, of xn, but every subsequence is not tel sequence. For example, given this, ये क्या है बता रहा है? ये सारे सब सीक्वेंस हैं, बट ये एम टेल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये एम टेल से सीक्वेंस है और ये हमारा क्या होगा? ये मेरा सब सीक्वेंस भी होगा। तो बोलो कोई दिक्कत? तो ये भी एक नोट पॉइंट है, नोट कर लो, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट क्या आएगा? पहला नोट पॉइंट ये आएगा इसका कि ये कहता है कि अगर मान लो कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, ठीक है, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसके में अगर मैं सब सीक्वेंस निकालता हूँ, मान लो एक्शन बी ए कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो जाहिर बात एक्शन कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा तो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरा एक्शन कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो जब उसकी लिमिट होगी, ठीक है, तो अगर मैं उसके कोई भी सब सीक्वेंस निकालता हूं तो वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा एंड द सेम लिमिट, ठीक है, एंड द सेम लिमिट। इसका मतलब हुआ कि वो भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा एंड द सेम लिमिट। सॉरी एक्स, चाहे इसके जो भी सब सीक्वेंस उठा लो तो उसका हर एक सब सीक्वेंस का लिमिट वही होगा जो उस कन्वर्जेंस से सीक्वेंस का हुआ। क्लियर नहीं क्लियर? कोई डाउट? उसके हर एक सीक्वेंस का लिमिट वही होगा जो उसके कन्वर्जेंस सीक्वेंस का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, इसी से एक कंक्लूजन निकल के आता है, नोट पॉइंट नंबर 2 क्या निकल के आता है कि अगर मान लीजिए कोई सब सीक्वेंस हमारे पास है, एक दो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो सीक्वेंस भी मेरा कन्वर्जेंट होगा? हमने कोई सब सीक्वेंस लिया, सॉरी कोई सीक्वेंस ले लिया, हमें नहीं पता वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन हमने उसका सब सीक्वेंस निकाला और जो सब सीक्वेंस निकाला वो कन्वर्जेंट है, वो सब सीक्वेंस निकाला वो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा? यस या नो? कह सकता हूं? अच्छा, तो देखते हैं, कह सकते हैं तो देखते हैं। हमने उठाया एग्जाम्पल -1 की पावर n, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करें तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। अगर मैं इसका सब सीक्वेंस निकालूं, ठीक है, तो पहला मैं एक्स एन निकाल लेते हैं, पहला हम सब सीक्वेंस निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो पहला सब सीक्वेंस क्या बनेगा? -1 -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन। क्या ये इसका सब सीक्वेंस है या नहीं है? ये कन्वर्जेंट है या नहीं है? किसकी ओर है? -1 की ओर है, ठीक है। अब दूसरा सीक्वेंस बनाओ, +1 +1 +1 +1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ये किसका है? ये भी 1 को कन्वर्जेंट है, यानी ये दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं अलग अलग। क्या है? कन्वर्जेंट हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी ये मेरा जो मेन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है क्या? इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस है, अगर उसका कोई एक भी सब सीक्वेंस को हम कन्वर्जन दिखाते हैं तो हम ये नहीं कहते कोई एक या कोई दो, कोई तीन या कोई चार, एक मान लो कोई n सब सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं, उसको कन्वर्जेंट दिखा देते हैं, तो भी मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरा गिवन सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो भी मैं कह नहीं सकता हूं कि मेरा गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। नहीं समझ बात आ गई? कन्वर्जेंट कब होगा उसके एक लिए केस है। क्या केस है वो समझिए।
केस ये है कि जितने भी सब सीक्वेंस आ जाएं, चाहे जितने सब सीक्वेंस में निकाल डालूं, सारे सारे सब सीक्वेंस उसके एक ही लिमिट दें। क्या दें? एक ही लिमिट दें, तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर उसके सारे सारे सब सीक्वेंस एक ही लिमिट को देते हैं, उसका कन्वर्ज पॉइंट एक ही होता है, सभी एक्स को जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा गिवन सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बात समझ आया? अगर जितने भी है ना, ऑल सबसीक्वेंस ठीक है, ऑल सबसीक्वेंस आर कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, तब हम लोग कह सकते हैं क्या? देन एक्शन इज कन्वर्जेंस, और कन्वर्ज कहाँ करेगा? उसी लिमिट पे करेगा, है ना, एंड कन्वर्ज टू दैट लिमिट, जो इस लिमिट पे ये होगा। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, क्या आता है कि अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई सीक्वेंस एक्शन है, ठीक है, और वो कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, हम उसको कन्वर्जेंट तब कह सकते हैं कि जब उसके कोई दो कंटेम्पररी सब सीक्वेंस उठा लो, है ना, कौन कौन सी? इवन और ऑड, दो सब सीक्वेंस उठा लो, वो हमने उठा लिया, x2n उठा लिया और x2n + 1 उठा लिया, राइट, और ये दोनों कन्वर्ज करती हो, ये दोनों क्या करती हो? कन्वर्ज, वो भी डिफरेंट लिमिट पे नहीं, एक ही लिमिट पर। अगर ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती हैं, देन वी कैन से कि एक्शन भी मेरा क्या होगा? कन्वर्ज होगा, और किस लिमिट पे कन्वर्ज होगा? उसी लिमिट पे कन्वर्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ये कहता है। और अगर ये ऐसा है तो पक्की बात सब सीक्वेंस तो हमेशा भी हमने बताया, अगर कोई कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस है, कोई कन्वर्जेंस है, उसके सारे सब सीक्वेंस क्या होते हैं? उस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, तो इधर ये दोनों तरफ से ट्रू होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें एक पॉइंट आता है, अगर कोई फंक्शन, समझो, अगर कोई फंक्शन कन्वर्ज करता है, सॉरी डाइवर्ट करता है इन्फिनिटी को, अगर कोई सीक्वेंस, बोल दो, अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी को, सीक्वेंस एक्स इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, क्या? इन्फिनिटी, तो श्योर है कि उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी डाइवर्ज करेंगे किधर? इन्फिनिटी को। तो बोल देंगे सिंपल कि ईच सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस xn इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, अगर कोई इन्फिनिटी मतलब डाइवर्ट तो करेगा, जाहिर सी बात है कि कोई कन्वर्जन तो नहीं होगा ना, डाइवर्जेंट होगा, लेकिन अगर वो इन्फिनिटी पे डाइवर्जन ना हो, एक प्लस इन्फिनिटी पे हो और एक क्या हो जाए? माइनस इन्फिनिटी पे हो जाए, मतलब कुछ ऐसे सब सीक्वेंस हो जो प्लस में चले जाएं और कुछ ऐसे सब सीक्वेंस हो माइनस में चले जाएं, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं ऑक्सीलेटरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी। मैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया -1 की पावर n इंटू n, इसको ब्रेक कर लें, है ना, या फिर ऐसे दे दिया हमने आपको दे दिया कि मेरे पास कोई सीक्वेंस एक्शन है जो n इज इवन पर, n इवन पर क्या देता है? प्लस n दे देता है, और n ऑड पर, बात समझे, हमें -n दे देता है, n ऑड पर हमारा -n। अब इसका, अब ये तो जाहिर सी बात है, ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कंफर्म है, ये जो सीक्वेंस है कैसा है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो कंफर्म है, ठीक है। अब लेकिन हम सब सीक्वेंस से पता करेंगे कि ये कैसा डाइवर्जेंट है, मतलब डाइवर्जेंस है या फिर ऑक्सीलेटरी है, समझे। तो मेरे नजरों में ये क्या है मैं पता करता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं इवन के लिए, तो इवन का मतलब x2n की बात करते हैं हम, है ना। तो x2n जो होगा वो किधर कन्वर्ट करेगा जाके? x2n जो होगा प्लस को इन्फिनिटी को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, और जो x2n -1 हो रहा है वो किधर जा रहा है बेटा? वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऑक्सीलेटरी है। क्या है ये? ऑक्सीलेटरी। बात समझ में आ गई? 3 1/4 5 1/6 7 1/8 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस मेरे पास है, इसको चेक करना है ये कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है।
चेक करना है कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। कैसे चेक करेंगे? सिंपली क्या कर लेते हैं हम लोग, सब सीक्वेंस बना लेते हैं हम जानते हैं अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये तभी हो सकता है जब x2n और x2n + 1 दोनों सेम लिमिट पे जाके कन्वर्ज हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ही कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट। ठीक है, तो मैं देखता हूँ x2n पर देखता हूँ। x2n मुझे क्या मिलेगा? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। ये तो कन्वर्ज हो रहा है और कन्वर्ज कर रहा है किधर? 0 की ओर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं चलता हूँ x2n + 1 की ओर चलता हूँ, तो 1 3 x2n - 1 की ओर ले लो, है ना, तो भी वही ऑड ही हुआ, है ना। 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये क्या रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी की ओर, मतलब ये डाइवर्ज हो गया। तो ये डाइवर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया, कुल मिला के ये तो जाहिर सी बात है मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो ये कैसा कन्वर्ज ये सीक्वेंस होगा? ये इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कोई डाउट बताओ? ठीक है, इसी पे तुम चेक कर सकते हो, -1 की पावर n चेक कर सकते हो। ठीक है, वो भी अभी मैंने बताया। x2n पे हमें क्या मिल जाता है? x2n पे +1 और x2n - 1 पे क्या मिल जाता है हमें? -1। दोनों सेम लिमिट पे नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो गया? इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। ठीक है, आप -1 की पावर n/n को चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करके देखते हैं, है ना। तो इसको ब्रेक कर लो, -1/1, फिर प्लस का 1/2, फिर -1/3, 1/4, हाँ हाँ एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम x2n उठा लें, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6 एंड सो ऑन। ये किसको कन्वर्ट करेगा? 0 को। x2n - 1 उठा लो बेटा, ये -1, -1/3, -1/5 एंड सो ऑन। ये भी किसको कन्वर्ट करेगा? 0 को कन्वर्ट करेगा। यानी कि ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये भी कन्वर्ट करेगा किसको? 0 को लिमिट को कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ गया? एक और उठा लेते हैं, एक आ जाओ, 1 + -1 की पावर n उठा लो, इसको देखो। ठीक है, इसमें पता लगाओ ये क्या होगा। तो h2n निकाल लेते हैं, h2n कितना आएगा? h2n आ जाएगा 2, h2n आ जाएगा 2, करके देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ। ये आ जाएगा, पहले आ जाएगा 0, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये 2 आ जाएगा, इवन पर हमें 2 मिल रहा है और ऑड पे हमें कितना मिल रहा है? ऑड पे हमें मिल रहा है 0, फिर 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट। ये सीक्वेंस कहलाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, और सीक्वेंस बता देते हैं, चलो कुछ एग्जांपल और ले ले। तो चलो यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इसको समझ लीजिए। जैसे हमने ले लिया सीक्वेंस 1 + -1 की पावर n/n, इसको ले लो। ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? चेक करके बताओ। हाँ, देखो इवन ले लेते हैं, इवन x2n ले लो। क्या ले लो? x2n। तो x2n में मुझे सीक्वेंस क्या मिल जाएगा? x2 मिल जाएगा 1 + 1/n मिल जाएगा, है ना। और x2n - 1 ले लो तो मिल जाएगा 1 - 1/n मिल जाएगा। ये कन्वर्ज करेगा 1 को, ये भी कन्वर्ज करेगा 1 को, सेम लिमिट पे आ गया, सेम लिमिट पे आ गया। इसका मतलब हुआ क्या? ये भी कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेस टू कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1। ठीक है, नोट कर लो इतने एग्जांपल, समझे। fn = fn - 1 + fn - 2/2। ये सीक्वेंस की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, फॉर ऑल n > 2, 2 से बड़ा। बस इतना ही है, कुछ नहीं। ले लो, तुम्हें लेना है ले लो, f1 ले लो, f0 ले लो, कुछ ले लो, क्या दिक्कत है, दे देते हैं तुम्हें। चलो f0 दे दिया मैंने तुम्हें 1, f1 दे दिया मैंने तुम्हें 2। 2 रखेंगे तो 2 में 1 गया, 1 2 में 0, हाँ f0 दे दिया। 2 नहीं 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो चाहिए तुम्हें 1 चाहिए, 0 ले लो, इसको ले लो 2। हाँ तो ठीक है, 2 नहीं 1 ले लो, क्या दिक्कत। अरे कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रही है? कोई भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया बेटा, हो गया या नहीं? वन क्यों जा रहा है? गलत गलत, 0 1 2/3, 2/3 जाएगा। चलो हम समझाते हैं तुम्हें। पहला काम है, इस सीक्वेंस को फील करो, ये सीक्वेंस कह क्या रहा है। इस सीक्वेंस कह क्या रहा है, अगर ये फील कर लिया तो क्वेश्चन पहले बताओ तुमने शो कैसे किया इसको? हाँ हाँ हाँ, क्या पता चला कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं? सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मतलब 0 पहले आया फिर 1 आया, हाँ फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर नहीं 1 के बाद क्या आया? 1 के बाद आएगा 1/2, 1 के बाद 0 आया फिर 1, देखो पहले बढ़ा फिर 1/2 मतलब घटा, तो जैसे मोनोटोनिक तो है नहीं, ये मोनोटोनिक तो है नहीं। अब ये मोनोटोनिक नहीं है तो फिर क्या है, तो वो पता करते हैं हम लोग। अब जो मोनोटोनिक नहीं होता है ना, तो उस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, अब वो आ जाते हैं हम लोग सब सीक्वेंस में। अब जो मोनोटोनिक से नहीं लगा, जो एमसीटी से नहीं लग रहा है, एमसीटी तब लगेगा जब वो मोनोटोनिक होगा। अब मोनोटोनिक नहीं है तो एमसीटी तो लगा ही सकते नहीं हम लोग, एमसीटी से अब ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर एमसीटी से नहीं लगेगा तो इसको कैसे करें हम, तो हम इसको सब सीक्वेंस से लगाने का प्रयास करेंगे। इससे सब सीक्वेंस, क्योंकि इसके नेचर में बात हमें समझ में आएगी कि इसके जो इवन वाले हैं या ऑड वाले हैं वो एक ऑर्डर में हैं। ये तो इवन वाले इंक्रीजिंग में है, ये तो ऑड वाले इंक्रीजिंग में है, मतलब वो एक ऐसा है जो हमारे पास कंटेम्परेरी जो हमारे पास सब सीक्वेंस बनती हैं उनमें से कोई एक अपने अपने नेचर को फॉलो कर रहा है। मतलब कोई इंक्रीजिंग बना रहा हो, कोई डिक्रीजिंग बना रहा हो सकता है दोनों इंक्रीजिंग बना रहे हो, दोनों डिक्रीजिंग बना रहे हो, मतलब वो एक नेचर को लेकर चलेंगी। लेकिन इवन ऑड अलग अलग, एक साथ नहीं, एक साथ होती है तो नहीं लेकर चलेंगे, लेकिन अलग अलग वो किसी न किसी, हाँ किसी न किसी ऑर्डर में चलेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी सहायता से काम करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर फिर से सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें भी हम सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास इस सीक्वेंस, पहले मैं सीक्वेंस को राइट करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। इस सीक्वेंस मेरे पास ये कह रहा है, राइट। तो इस सीक्वेंस की कहानी ये है कि मान लीजिए हमारे पास, पहले हम इसको लिखते हैं, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि पीछे वाले दोनों सब सीक्वेंस लो, दोनों टर्म लो, उनको ऐड करो, 2 से क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। तो यही कह रहा है ना। तो मेरा जो नया टर्म है पता, ये मुझे पता चला है 0, ये मुझे पता चला 1। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 1/2। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 3/4, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 5/8। ऐड करा तो 2 से डिवाइड किया कितना है, 5/8। फिर इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 11/16। पक्की बात है ना, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस जा रहा है। इस सीक्वेंस को अगर मैं अपना ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो पहले 0 है, ठीक है, और फिर क्या है, 1 है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे मिला 1/2, मतलब यहाँ कहीं 1/2 होगा, ठीक है। और मुझे मिल गया फिर 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब 0.75, इसका मतलब 0.5 है ना, इसका मतलब 0.75। अब इससे बड़ा है कि नहीं है, देखो पहले ये बढ़ा, 1 गया, फिर घट गया और फिर बढ़ गया। इसका मतलब ये इसके साथ ये कहीं, ये कहाँ, ये कितना आया बेटा, 0 पॉइंट, मतलब यहाँ कहीं आया होगा 3/4, ठीक है। ये इधर आया 3/4, इधर आया 1/2। अब इधर आया कहीं 5/8, इधर आया कहीं होगा 5/8, इधर कहीं आया होगा कितना, 11/16। नहीं समझ रही क्या बात, आ गई। अब इसी प्रकार से 11/16, अब इन दोनों के कहीं मीडियन में यहाँ कहीं आया होगा कितना, इन दोनों का मीडियन कितना बनेगा बताओ। देखो फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब अनुभव कर लेना मैं बता क्या रहा हूँ, अनुभव करना। इधर 0 आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है। इन दोनों का जो मीडियन है भाई, बीचों बीच का ना, वो बना क्या, वो बना 1/2, कन्फर्म है, ठीक है। अब 1/2 और 1 के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में कौन है, 1/2 और 1 के बीच में यही तो उठा रहे हैं ना हम, इधर आएगा कहीं 3/4,
इधर आएगा 3/4। अब 3/4 और 1/2 के बीच में कौन आएगा? 5/8। इधर आएगा 5/8, ठीक है। और 5/8 और 3/4 के बीच में कौन आएगा? सही तो है। और 5/8 और 3/4 के बीच में कहाँ जाएगा? 5/8 और 3/4 किधर जाएगा? आए? ये इधर आएगा कहीं, बीचों बीच ही में आएगा, है ना। कितना आएगा? 11/16। अब मैं एक बात समझाता हूँ। पहला टर्म आया था, ये टर्म पहला है ना, n1 है। फिर उसके बाद ये दूसरा टर्म n2 यहाँ, फिर तीसरा टर्म n3 यहाँ, फिर चौथा टर्म n4, समझ पा रहे हो, ये यहाँ, फिर पांचवा टर्म ये यहाँ, ठीक है। फिर छठवां टर्म 11/16 ये यहाँ, पांचवा टर्म 3/4, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कितना हुआ? 3/4 हुआ। चौथा टर्म ये है ना, ठीक है। और पांचवा टर्म कौन सा हुआ? 5/8। ये पांचवा टर्म हुआ ना, ये छठवां टर्म हुआ, समझ पा रहे हो? 11/16 ये छठवां टर्म हुआ। ध्यान से देखो, जो ऑड वाले हैं वो इधर को इंक्रीज कर रहे हैं और जो इवन वाले हैं उधर को डिक्रीज कर रहे हैं। ध्यान से देख लो, n2, n4, n6 इधर आ रहा है और इधर देखो n1, n3, n5 इधर जा रहा है। मतलब अच्छा, ये दोनों एक ही पॉइंट की ओर जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इसका मिड पॉइंट करते चलो तो कहीं यहाँ पे कोई एक पॉइंट आएगा, वो इसका कन्वर्जेंस पॉइंट होगा। मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। इसकी सहायता से हम खाली बोल नहीं सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो हमें एक बात समझ में आ गई कि n1, इससे हमें क्या बात समझ में आई कि n1 मतलब समझते हो x1 बोलो, x1 और x1 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन x क्या है 5 इज ग्रेटर देन x7, इस तरह चलता चला जाएगा। और x2 है ना इज लेस देन x4, सॉरी इज ग्रेटर देन, इसमें इज लेस देन, इसमें इज ग्रेटर देन, इसमें इज ग्रेटर देन x6 इज ग्रेटर देन x8 एंड सो ऑन। यानी ये डिक्रीजिंग, जो इवन वाले हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं और जो ऑड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं इनको बाउंडेड दिखा देता हूँ, क्या दिखा देता हूँ? बाउंडेड, तो कहानी काम हो जाएगी। अच्छा, तो इसको क्या दिखाना है? बाउंडेड एबव दिखाना है। इसको क्या दिखाना है? बाउंडेड एबव। तो सबसे बड़ा कौन है? 1 से बड़ा तो जाएगा है नहीं। इसका मतलब बाउंडेड एबव कितना है? क्योंकि किसी एक पॉइंट की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बाउंडेड एबव बाई 1 और ये बाउंडेड बिलो बाई 0 छोटा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये बाउंडेड एबव हो गया, ये बाउंडेड एबव हो गया और ये क्या हो गया? बाउंडेड बिलो हो गया। पहले तो यहां तक समझ आया। अब ये जो हमारे पास ऑड वाली सीक्वेंस हो गई, वो भी हमारे पास बाउंडेड एबव हो गई और इंक्रीजिंग भी है। अगर बाउंडेड एबव इंक्रीजिंग, तो बाय एमसीटी क्या कहता है? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो और साथ में वो इंक्रीजिंग हो, तो इसका मतलब क्या होता है? वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब हमारे पास एक बात समझ में आ गई कि x2n - 1 इज कन्वर्जेंट L। अब सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा है तो कंफर्म हो गया। ये ऑड वाली जो है पॉइंट वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। इस तरह इवन वाली लेकर आ जाओ, इवन वाली क्या करेगी बेटा? वो भी कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट की ओर, वेल डैश मान लिया। चलो, ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। अभी हमने नहीं समझा कि ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, अगर ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो दोनों सेम लिमिट होनी चाहिए। ये मेरा नेक्स्ट जो भी है अगला टास्क हमारे पास है कि अगर ये दोनों मतलब ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगी तभी हमारा कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। हम अभी मान के चलते हैं दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो हमारे पास ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन हम कैसे मान लें? ऐसे कैसे मान लें? हम ऐसे कैसे मान लें? इसलिए हम इनको अलग अलग हमने ले लिया। एक को ले लिया हमने L, एक को ले लिया हमने L डैश। क्या ले लिया? L डैश। और चलते हैं अपने सीक्वेंस पर, है ना। इस पे चलते हैं और इस पे देखते हैं क्या कह रहा है, कन्वर्जेंट है या नहीं है। हम इस पे देखते हैं। तो सीक्वेंस हमने f2n ले लिया एंड रिप्लेस कर दिया 2n से, तो क्या हो जाएगा? f2n - 1 हो जाएगा और प्लस f2n - 2 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2। इसके जगह पे f2n की जगह पे हमने अभी बताया h2n की लिमिट क्या है? L डैश आया। इवन के लिए L डैश, ऑड के लिए L, चाहे जो हो। इवन के लिए L डैश, आउट के लिए L ही मिलेगा। क्लियर ना? क्लियर, अभी हमने प्रूव किया। तो क्या आएगा? L डैश, इस पे क्या आएगा? L, इस पे क्या आएगा? L डैश,
एल डैश इवन है ना, ये एल डैश, और बाई क्या है 2, 2 को इधर भेज दिया हमने, तो मुझे मिल गया 2 एल डैश बराबर एल प्लस एल डैश, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा एल डैश बराबर एल। इससे क्या बात समझ में आ गई, दोनों कैसे होंगी, सेम लिमिट में होंगे। अगर दोनों सेम लिमिट हैं, इसका मतलब हमने सिद्ध कर लिया कि दोनों कैसी लिमिट में है, सेम लिमिट में। तो बाई सबसीक्वेंस थ्योरम तो क्या कहती है कि अगर इवन और ऑड दोनों सीक्वेंस, इवन टर्म वाली सीक्वेंस और ऑड टर्म वाली सीक्वेंस, दोनों ही सब सीक्वेंस क्या करती हैं, सेम लिमिट देती हैं, तो वो सीक्वेंस जिसके सब सीक्वेंस हैं वो सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्जेंस होगा और उसी लिमिट पे कन्वर्जेंस होगा। तो ये लिमिट अगर एल है तो ये एल पर क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ये तो कंफर्म हो चुका। अब वो एल मुझे निकालना है कि वो एल होगा कितना, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो मेरे पास क्या टास्क आ गया, देखो यहाँ से ध्यान समझना कि एफ एन इज इक्वल टू, मेरे पास गिवन है एफ एन माइनस 1 बाई 2 एन प्लस 1 बाई 2 एफ एन माइनस 2। हमें जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस मिल जाता है तो हमें ये सेंस लगाना होता है कि ये एक ऑर्डर फॉलो करे, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करे, समझे समझे, जिसकी सहायता से मैं अपना एक लास्ट वाला पॉइंट डिसाइड कर पाऊँ। क्योंकि इसमें अगर सीधे आप टेल सीक्वेंस लगाते हो तो आप इसमें कुछ पाओगे नहीं, लिमिट मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिमिट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक इसका ऑर्डर बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम ऑर्डर में रखते हैं। तो इसको हम ऐसा करते हैं, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, एफ एन माइनस 1 बाई 2 से क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो इधर मुझे मिल जाएगा एफ एन माइनस 1 और बाई 2 मतलब समझ पा रहे हो, हाफ हाफ यानी 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 बाई 2 एफ एन माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, पहले एन था तो एन माइनस 1 बना, एन माइनस 1 था तो एन माइनस 2 बना। इसका मतलब अगला कौन आएगा, एन माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 एन माइनस 3 आएगा। फिर अगला कौन आएगा, एन माइनस 3 प्लस 1 बाई 2 एन माइनस 4। अगला कौन आएगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये इस तरह करते हुए चले जाओगे तो एक टाइम आपके जीवन में ऐसा आएगा जिसमें आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, तो इसमें मिल जाएगा एफ एन माइनस 1, बात समझो, एन माइनस 1। तो अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 मतलब 1, और ये एन माइनस 2 मतलब 2 रख रहा हूँ, 2 माइनस 2 मतलब सॉरी यहाँ पे कितना रख दिया, 3 रख, मान लो रख दिया, कितना रख दिया हमने, 3 रख दिया, 3 रख दिया मान लो 3। 3 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि हम सबसे मिनिमम क्या रख सकते हैं, n ग्रेटर देन 2, मतलब सबसे मिनिमम हम 3 रख सकते हैं बस। तो 3 रख देंगे तो क्या है, घटते 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 पहुंचेगा, लास्ट टाइम 3 बचेगा ना, तो 3 में, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है घटते घटते एक टाइम ऐसा है कि जिसमें ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। नहीं समझे क्या बात, पक्का। ये देखो एक ऑर्डर में मिल गया था इस तरह, अगर हम ये ना बनाते तो हम लिख नहीं सकते थे। तो मेरे पास ऐसा आ गया। एक तरीका और है, मैं वो भी तरीका तुम्हें सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए ये समझ में आया। तो मेरे पास आ गया कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू एफ 2 प्लस 1 बाई 2 एफ 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये दोनों सेम लिमिट में होंगी, सेम लिमिट में होंगी। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास कितना आ गया, अरे भाई एल प्लस एल बाई 2, क्योंकि टेल सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंस है तो टेल सीक्वेंस क्या कहता है कि दोनों, यानी ये मान लो ये एम टेल सीक्वेंस है तो ये दोनों क्या होंगे, सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, ये तो पता ही होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एल प्लस एल बाई 2 इज इक्वल टू एफ 2 प्लस 1 बाई 2 एफ 1, राइट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 एल, ठीक है, इज इक्वल टू एफ 1 प्लस 2 एफ 2 बाई 2, तो उसे 2 खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा एल इक्वल टू एफ 1 प्लस 2 एफ 2 बाई 3, समझ आ गया। एफ 1 की वैल्यू रख दो 0, ठीक है, एफ 2 की वैल्यू रख दो 1 बाई 3, कुल मिला के क्या है 2 बाई 3। तो आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 2 बाई 3 आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन मिला, नहीं समझ में आया, बढ़िया लगा। तो अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, इनको अच्छे सीखो तभी मजा आएगा। और ये नेट का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात याद रखो। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ऑप्शन ऐसा था, यही क्वेश्चन था, सब यही क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो ये मोनोटोनिक तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था कि ये लिमिट दिया था कि लिमिट अगर मैं लगाऊंगा तो 1 बाई 2 में जाएगा, तो इसकी लिमिट 1 बाई 3 2 बाई 3 है, मतलब ये भी गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन था एक कॉची सीक्वेंस होगा, अब मैं कॉची सीक्वेंस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस, इसका मतलब हुआ कि कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कॉची सीक्वेंस होगा, इसका मतलब ट्रू हुआ। और चौथा ऑप्शन था इसकी जो लिमिट होगी वो 2/3 में जाएगी, तो 2/3 में इसकी लिमिट जा रही है, इसका मतलब चौथा भी ट्रू होगा, इसमें तीसरा भी ट्रू होगा और चौथा भी ट्रू होगा। तो ये आपके कहने मतलब CSR नेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मैं बाद में भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मोनोटोनिक होगा क्या? ये मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि मोनोटोनिक होने के लिए सीक्वेंस में एक ऑर्डर होना जरूरी है ना। ये क्या कर रहा है, इसमें इवन के लिए अलग ऑर्डर है, ऑड के लिए अलग है, तो हम इसको हम मोनोटोनिक नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, पर्टिकुलर इस ऑर्डर में ये मोनोटोनिक है, पर्टिकुलर इस ऑर्डर में, मतलब इवन के लिए तो ये मोनोटोनिक है, ऑड के लिए मोनोटोनिक है, बट ये पूरा सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। तो वो और जो आपका पहला ऑप्शन था उसमें वो ये कह रहा है कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक तो है नहीं। पहला 0 फिर 1 फिर 1/2, ऑर्डर फेल, शुरुआत में ऑर्डर फेल है, इसका मतलब काम खत्म। समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। किसमें कितना है दम, टेढ़ा है लगा एंड, इसका मतलब भयानक। yn इज इक्वल टू xn-1 yn-1, ठीक है। फॉर ऑल n greater or equal to 2, मतलब 2 से उठा सकते हो। अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। तो आपके लिए अब नेक्स्ट टास्क है कि xn इज इक्वल टू xn-1 प्लस yn-1/2 एंड yn इज इक्वल टू अंडर रूट xn-1 इंटू yn-2 फॉर ऑल n greater or equal to 2। इस क्वेश्चन को बेटा नहीं लगा पाओगे, ठीक है, तो हम बता देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं। हम देखो लगाएंगे कैसे, चलो हम बता देते हैं, क्योंकि तुम लगा नहीं पाओगे ऐसे, ठीक है, हम बता देते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इसको MCT लगाने का प्रयास करते हैं। क्या लगाने का प्रयास करते हैं? MCT। MCT क्या कहता है कि अगर मैं इनको किसी ऑर्डर में लिख पाऊँ या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और मैं बाउंडेड दिखा पाऊँ, अगर मान लो इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव, या डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो, अगर मैं दिखा पाऊँ तो उस सीक्वेंस को मैं क्या कह दूंगा, उस सीक्वेंस को मैं MCT से कन्वर्जेंट बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। अब मैं देखो यहाँ पे सोच रहे हो कि सर यहाँ एक बात और बोला गया कि y1 एंड yxn आर अनइक्वल बोला गया है, ये बोला गया है, क्वेश्चन ने खुद कह दिया। अगर ये अनइक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक क्या होगा, छोटा होगा। तो किसको बड़ा ले लें और किसको छोटा ले लें, ये तुम डिसाइड कर सकते हो, किसी एक को बड़ा और किसी एक को छोटा कर लो। बिल्कुल करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अनइक्वल है, हम लेट कर लेते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन y1, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने सिखाई थी इनक्वालिटी में तुम्हें कि am इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, याद आया? am इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, याद आया? अगर वो दोनों अनइक्वल हैं तो कभी भी am और gm बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब am इज ग्रेटर देन gm, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब am इज ग्रेटर देन gm होगा। बोलो कहानी समझ में आ गई? आ गई। तो am, इन दोनों का जरा am निकालो तो क्या आएगा, x1 प्लस y1/2 आएगा, हाँ ना भाई बोल। और इसका gm निकालो, क्या आएगा, अंडर रूट x1 y1 आएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से 2 रखो, इसमें यहाँ 2 रखो, 2 - 1 यानी x1 प्लस y1, यानी कुल मिला के किसकी वैल्यू, x2 की, और ये किसकी वैल्यू है, y2 की। सिमिलरली करते हुए चले जाओ, इस तरह आपको मिलेगा x3 इज ग्रेटर देन y3 मिल जाएगा, इस तरह मिल जाएगा x4 इज ग्रेटर देन y4 मिल जाएगा, इस तरह मिल जाएगा xn इज ग्रेटर देन yn मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह अगर करते हुए चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, xn इज ग्रेटर देन yn। कोई डाउट? लेकिन हम ये कैसे शो कर लें, तो हमें समझ में आ गया सर कि xn इज ग्रेटर देन yn है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं,
ये भी ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में बड़ा कौन है समझो। जैसे हम यहाँ से देखते हैं कि xn, ठीक है, xn इज ग्रेटर इक्वल टू xn -1 और प्लस yn -1/2। अच्छा ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो, xn + 1 इक्वल टू क्या आएगा, xn + yn/2, ऐसा भी लिख सकते हो ना। इन दोनों में बड़ा कौन है, xn। तो अगर मैं yn को रिप्लेस कर दूं xn से, तो बताओ ये वैल्यू छोटी होगी ये बड़ी हो जाएगी। अगर हम yn को रिप्लेस कर दूं xn से, xn + xn/2 कर दूं, अब मुझे बताओ ये वैल्यू बड़ी होगी ये वाली बड़ी होगी, बड़ा कौन होगा, ये वाली बड़ी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी बड़ी, क्यों, अरे मतलब जाहिर सी बात है yn से ये बड़ा है, और बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, छोटी वैल्यू जोड़ेंगे तो छोटा होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, कोई दिक्कत हो बताओ। इसका मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, xn + 1 इज लेस देन 2xn/2, इसका मतलब हो गया xn + 1 इज लेस देन xn। हमने क्या शो कर दिया, हमने ये बता दिया कि 1 रखेंगे तो 1 ये 2, मतलब 1 2, मतलब डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने बता दिया कि जो एक्शन सीक्वेंस कोई होगा, कोई भी एक्शन सीक्वेंस है जो कि इस फॉर्म में है लिखी हुई है, जो एक्शन सीक्वेंस है वो क्या रहा है, डिक्रीज है। नहीं समझ आया क्या बात। तो एक्शन सीक्वेंस क्या हो रहा है बेटा, एक्शन सीक्वेंस, एक्शन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कम समझ में आई, फिर से बताएं, आ गया, नहीं समझ आई, पक्का आ गया, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग कैसे बनाओगे, yn से एक्शन को रिप्लेस करके, तो बन ही नहीं पाएगा। अगर एक्शन की जगह पे तुम yn रखते हो, सपोज करो, तो yn + y * y1 और xn + 1 और yn के बीच में कंपेरिजन कर रहे हो, तो कैसे डिक्रीज साबित कर दोगे, नहीं कर सकते हो। ये डिक्रीज है तो डिक्रीज ही रहेगा, इंक्रीज कभी नहीं हो सकता, समझे नहीं समझे। हाँ अगर तुम यहाँ से रिवर्स करते कहानी तो यहाँ के अकॉर्डिंग बात करते फिर हम, लेकिन यहाँ से भी बात करेंगे तो ये एक्शन इज मेरा डिक्रीजिंग आएगा, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। तो एक्शन मेरा क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब yn को कैसे पता करोगे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, अब ये सोचो yn को कैसे पता करोगे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। एक्शन को तो मैंने बता दिया, yn को कैसे पता करोगे, कहाँ रिप्लेस करोगे, यहाँ पे, यहाँ, नहीं 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 यहीं, अरे अब ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं, यहाँ से बात करो, यहीं से बात करो। yn + 1 को क्या लिखेंगे, yn + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn × yn, होगा नहीं होगा, बोलो। और अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं एक्शन को रिप्लेस कर दूं yn से, बताओ वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, हाँ यहाँ yn छोटा है एक्शन बड़ा है, और यहाँ अगर हम yn रख देते हैं √yn × yn, अब ये छोटा होगा या बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, इसका मतलब ये वाली बड़ी होगी, पक्की बात है। तो इसका मतलब yn + 1 इज ग्रेटर देन yn हुआ, अरे yn का स्क्वायर मतलब क्या है, yn आया, कोई डाउट, ये हो सकता है। अब क्या हो गए, ये इंक्रीज हो रहा है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि yn जो मेरा है, yn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक बात समझ में आएगी नहीं है, बताओ, एक्शन डिक्रीजिंग है, yn इंक्रीजिंग है, तो ऐसे सीक्वेंस में बात हमें समझ में आ गई। ऐसा सीक्वेंस कभी भी लिखा हो तो इसमें एक पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन इसमें लिख दिया जाए एक्शन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड yn इज इंक्रीजिंग, तो क्या बोलोगे, ट्रू। एक्शन मेरा क्या होगा, इसमें डिक्रीजिंग होगा, और yn मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। एक तो बात समझ में आ गया। एक्शन मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब देखो ऑप्शन बता रहा हूँ, इसके क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। एक्शन मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड yn मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना, पक्का होगा नहीं होगा, हम ट्रू वाले बता रहे हैं, ऑप्शन फॉल्स वाले तो किताब खुद बना देगा ना, पेपर खुद बना देगा। तो इसमें एक्शन मेरा मोनोटोनिक सीक्वेंस है, yn भी मेरा क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है। मोनोटोनिक में डिक्रीजिंग है और ये क्या है मेरा, इंक्रीजिंग है। अब बात ये आती है कि बाउंडेड है या नहीं, बात ये आती है बाउंडेड है या नहीं। तो ध्यान से देखो, एक्शन इज ग्रेटर देन yn, समझे। तो इसका मतलब एक्शन इज ग्रेटर देन yn -1 उससे भी बड़ा होगा, yn -2 उससे भी बड़ा होगा, एंड सो ऑन करते करते चले जाओ, y2 से भी बड़ा होगा, और ये y1 से भी बड़ा होगा। अरे समझ आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये डिक्रीज कर रहा था,
और डी बाउंडेड बिलो दिखाना था मुझे, तो बाउंडेड बिलो बाई y1 है ना। तो मुझे मिल गया है कि बाउंडेड बिलो भी मिल गया, एक्स एन बाउंडेड क्या मिल गया, बिलो मिल गया बाई y1। क्लियर है। अब इसके बात कर लेते हैं, एक्सन की बात कर लेते हैं। अब यहां से समझो, अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका एक्स एन माइनस वन भी बड़ा होगा, इसका एक्स एन माइनस टू भी बड़ा होगा, एन वन करते करते चले जाओ तो इसका x1 वो भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, हर एक टर्म इससे बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ xn इज ग्रेटर देन y1। इसका मतलब क्या मिल गया तुम्हें, सॉरी yn, इसका मतलब क्या मिल गया तुम्हें, उसके पहले टर्म से भी x1 मेरा बड़ा है। इसका मतलब क्या, सीक्वेंस के हर एक टर्म से वो क्या है, बड़ा है ना। तो yn के हर एक टर्म से x1 मेरा बड़ा है, तो x1 मेरा बाउंडेड एबव हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, बाउंडेड एबव, क्योंकि yn मेरा छोटा हो गया xn से, इसका मतलब x1 से, है ना। इसका मतलब yn इज बाउंडेड एबव बाय x1। नहीं समझ में बात आ गई। तो yn इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड एबव, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव दिखाना था, बाउंडेड एबव बाय x1, हमने ये भी शो कर लिया। तो एक बार सीक्वेंस को ध्यान दो, xn और yn को एक बार फिर से फोकस करो। xn मेरा डिक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड बिलो हो गया, yn मेरा इंक्रीजिंग हो गया और बाउंडेड एबव हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं बाय एनसीटी, मेरा एनसीटी क्या कहता है, अगर कोई सीक्वेंस है जो कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव है, सॉरी बिलो है, डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो वो क्या होगा, मोनोटोनिक, सॉरी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और अगर इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो भी वो क्या होगा, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। पक्की बात है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि xn एंड yn बोथ आर कन्वर्जेंट। अब मेरे पास क्वेश्चन ये उठता है, क्या दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं या दोनों डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि एक्सन एल को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन एल डैश को कन्वर्ज कर रहा है, डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अब चेक करके देखते हैं कि क्या होने वाला है, चेकआउट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम मान लेते हैं, इसमें रखो एक्सन कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो एल हम जानते हैं बाई टेल सीक्वेंस एक्सन माइनस वन भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल, और प्लस ये हो जाएगा एल डैश बाई टू, टू से मल्टीप्लाई करो तो 2l बराबर एल प्लस एल डैश। इसका मतलब क्या हुआ, एल इक्वल टू एल डैश। इसका मतलब ये हुआ कि xn और yn दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे। काम नहीं समझ में आया, क्यों, पक्का आ गया कि डाउट है, आ गया, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा यहां से ऐसे भी तो कह सकते थे सीधे, चलो यहां से फिर से एक बात है, इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे ध्यान दे दूं। यहाँ पे ऐसे भी तो कह सकते थे, अगर हम xn माइनस वन एंड yn माइनस वन उठा लेते हैं, इसका am निकालो क्या आएगा, इसका am निकालोगे xn माइनस वन प्लस yn माइनस वन बाई टू आएगा। इसका gm निकालो क्या आएगा, इसका gm निकालो क्या आएगा, अंडर रूड xn माइनस वन इंटू yn माइनस वन। ये क्या है बेटा, ये क्या है, xn है, और ये क्या है बेटा, yn है। सीधे भी दिखा सकते हो, xn इज ग्रेटर देन yn। नहीं सुना है क्या बात, आगे पक्का आ गई ना। तो इसको हम ऐसे सीधे भी दिखा सकते हैं, चिंता ना करो। तो चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली दिखा दो, चाहो तो इस सीक्वेंस, ये तुम्हें समझ आया तो इससे दिखा दो, तो तुम्हें जो अच्छा लग जाए, है ना। ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में काम क्या है, देखो इस सीक्वेंस दिए गए हैं, उनके कंडीशन दिए गए हैं, x1 x2 इसमें पॉजिटिव नंबर हैं और सीक्वेंस का जो एंटर में आपको सामने दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी जस्ट, है ना। ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, a1 और a2 दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और मेरे पास ये सीक्वेंस गिवन है और n इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए हमें काम करना है। f1 g1 दोनों पॉजिटिव हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन भी मैंने जस्ट कराया, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने जस्ट कराया, वहाँ पे AP और GP पे था, इसमें AP और HP पे क्वेश्चन है, बात समझना। वो जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया वो AP और GP था, और ये क्वेश्चन किस पे है, AP और HP पे है। ये HP है बेटा, एक्चुअली में जो लिखा हुआ है HP का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के तुम्हें इस पे काम करना है, और सब में क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्जेंसी चेक करो। जैसे इसमें क्या है कि xn fn और gn दोनों हैं, तो दोनों मान लो कन्वर्जेंट तुमने दिखा दिया, तो ये भी तुम दिखाओ कि सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, और सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, उसकी लिमिट क्या होगी वो भी दिखाओ इसमें। जैसे मैंने इसकी लिमिट ही निकाली। हाँ, दूसरा मेन टारगेट क्या है, इस वाले क्वेश्चन की लिमिट भी निकालना है तुम्हें। ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था इसकी लिमिट निकालना। तो ये आपका होमवर्क है
ये इतना आपको काम करना है और साथ में इसकी लिमिट भी निकालना है। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को करो और एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो, और कोई डाउट आए तो मुझसे आगे डिस्कस करो, ठीक है। कल चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट इसमें? आज के समय कोई प्रॉब्लम? सब सीक्वेंस अच्छे समझ में आया? बाकी जो उनके हमने क्वेश्चन बताए वो तुम्हें समझ में आए? ठीक है।